बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हम लोग डिस्कस करेंगे जी अब 71 से 95 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए नम्स के एंट्री टेस्ट में बायोलॉजी से रिलेटेड, जो कि एक्चुअली हुआ था 3 सितंबर को। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के, उसको मैं इंशाल्लाह जी आप लोगों को अब आंसर की बताऊंगा विद डिस्कशन। तो मेरे साथ टिल एंड अटैच रहिएगा। तो आप लोगों को जी मैं लिया चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो इन टर्म ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर रेफर्स टू अ टेम्परेचर एट विच। तो ये भी अगेन फेडरल की बुक से इंफॉर्मेशन है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस देखें आपस में मिलते जुलते से होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये आंसर नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एंजाइम बीटा ऑप्शन देखें, लिखा हुआ है एंजाइम स्टार्ट टू रीनेचर। देन चार्ली लिखा हुआ है एंजाइम वर्क बेस्ट, यू नो कि बेस्ट जहां पर वो वर्किंग करते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और डी जो लिखा हुआ है रीएक्टिवेटेड, तो इसका मतलब क्या है कि रीएक्टिवेटेड और रीनेचर तकरीबन एक जैसी बात लगती है। हमारा आंसर इसमें से क्या होगा? अल्फा ऑप्शन एंजाइम स्टार्ट टू डी नेचर, कि मैक्सिमम टेम्परेचर उसको बोलते हैं जहां पर एंजाइम की डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसका ग्लोब्यूलर पार्ट जो होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। हम चलते हैं 72 की तरफ, जो कि बेसिकली अगले पेज पर मौजूद है। तो मैं आपको अगले पेज पर लिए चलता हूँ। So question number 72, dash reduce the enzyme productivity by blocking. अब थोड़ा सा यहाँ पर आगे पेज मिसिंग है. So by blocking the active site, basically entering into the active site due to the similar shape. तो blocking the activity of enzyme ये लिखा होगा. Entering into the active site ड्यू टू सिमिलर शेप, तो जो सिमिलर शेप की वजह से एक्टिव साइट पर आकर इनहिबिटर ब्लॉक कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को, तो वो बेसिकली होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बिकॉज नॉन कॉम्पिटिटिव जो होता है वो अदर देन एक्टिव साइट अटैच होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास को एंजाइम लिखा हुआ है, एक्टिवेटर लिखा हुआ है, इसका आंसर नहीं हो सकता। तो अल्फा इज द आंसर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। 73, when light falls on P700, यानी कि ये फोटो सिस्टम 1 की बात हो रही है। सो विच इवेंट इज लाइकली टू अकर? सबसे पहले लिखा हुआ है फोटोलाइसिस होती है, नो, क्योंकि फोटोलाइसिस का ताल्लुक फोटो सिस्टम 2 से है, PS2 से है, PS1 से नहीं है। तो इसलिए अल्फा इसका आंसर नहीं हो सकता। गेन्स हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिटेन यानी कि गेन नहीं कर रहा होता। इन अदर वर्ड्स इसकी रिडक्शन नहीं होती, बल्कि इसकी क्या हो रही होती है उस टाइम? ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स करना या गेन करना हाइड्रोजन, ये दोनों रिडक्शन की साथ रिलेटेड बातें हैं। तो इसी वजह से इसका आंसर फिर क्या हुआ जी? डेल्टा ऑप्शन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। Next one, 74. Which of the following molecules are released after completion of the light reaction and then utilized in the dark reaction of photosynthesis? In other words, आपको light reaction की products पूछी जा रही हैं। तो क्या वो ATP और NADP प्लस है? नो, ADP भी नहीं है। ADP क्योंकि चार्ली ऑप्शन पे भी लिखा हुआ है, वो भी नहीं। तो फिर एक ही ऑप्शन जो रह जाता है, डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। ATP and NADPH are produced during the light reaction and they are used in the dark reaction. तो हम चलेंगे जी अब क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगेन वही क्वेश्चन है, जस्ट स्टेटमेंट डिफरेंट है। आपको अगेन लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स पूछी जा रही हैं, एंड प्रोडक्ट्स पूछी जा रही हैं। तो आंसर अगेन वही होगा, यानी कि अल्फा ही इसका आंसर है, ATP एंड NADPH। क्योंकि यू नो कि ग्लूकोज डार्क रिएक्शन की प्रोडक्ट है। आगे भी चार्ली पे भी ग्लूकोज लिखा हुआ है, और डेल्टा जो वाटर लिखा हुआ है, वाटर इज ऑल्सो द डार्क रिएक्शन प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? अल्फा, ATP एंड NADPH। 76, सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट द रीजन। अब इसका आंसर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल उस तरह से हो सकता है, क्योंकि बेसिकली सारा का सारा जो फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है, एटीपी की सिंथेसिस का प्रोसेस, वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर चलता है। बट अगर आप लोग एटीपी का जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, या इन अदर वर्ड्स जब उसकी यूटिलाइजेशन हम कहते हैं, तो वो स्ट्रोमा में यूटिलाइज होता है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। लेकिन अभी हम लोग बीटा ऑप्शन को ही आंसर लेंगे, क्योंकि एटीपी की जो सिंथेसिस है वो है फोटोफॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और वो सारा प्रोसेस चलता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, उसकी सरफेस पर। 77, the complete mature infectious virus particle, you know that is the definition of viron। तो ये वायरॉन की डेफिनेशन है जी, चार्ली ऑप्शन पर जो लिखा हुआ है वायरॉन, दैट इज द आंसर। हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, ऑल वायरसेस आर, जितने भी वायरसेस हैं क्या ऑटोट्रॉप्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, हेटरोट्रॉप्स। ये दोनों यू नो के ये ज्यादा जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए टर्म यूज होती हैं। और पैरासाइट्स हैं, यस, दे आर ऑल पैरासाइट्स। और अगली बात आप याद रखेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। और डेल्टा ऑप्शन प्रीडेटर इसका आंसर नहीं है। 79, डैश इंक्रीजेस द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया। अब ये इस तरह से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगर आप ओल्ड बुक्स देखेंगे, पंजाब टेक्स्ट बुक, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी स्लाइम की बताई गई है।
लेकिन जब अगर आप लेटेस्ट बुक देखेंगे 2023 का एडिशन देखेंगे जो पार्ट 1 की एफएससी की बुक है, तो उसमें ये बात रिलेट की गई है कैप्सूल के साथ। और उसके बाद अगर आप फेडरल की बुक को देखते हैं तो फेडरल की बुक के अंदर ये पैथोजेनिसिटी वाला फंक्शन ना तो सेल वॉल में लिखा हुआ है ना कैप्सूल में लिखा हुआ है, और फेडरल की बुक में स्लाइम का जिक्र ही नहीं है। तो इसलिए अब मैं आपको अगर इन केस कहूंगा कि आप इसका लॉजिकली आंसर देना चाहें तो बेसिकली आपने वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होता है, जिसमें आपको याद है कि उसने जी एस टाइप बैक्टीरिया को विरुलेंट बैक्टीरिया कहा था, और वो पैथोजन थे बिकॉज दे काज निमोनिया। और वो कौन से वाले थे? जिनके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट होता है, और पॉलीसेकेराइड कोट को हम इसमें रिलेट करेंगे विद द कैप्सूल। तो इसलिए इसका आंसर इन 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन अगर मेरे ख्याल में, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में है, वो है कैप्सूल होना चाहिए। अल्फा इज द आंसर कैप्सूल, बिकॉज कैप्सूल के अंदर पैथोजेनिसिटी काज करने की एबिलिटी है, और ये एफएससी की जो न्यू एडिशनरी टेक्स्ट बुक उसमें भी ये लिखा हुआ है। Next one, number 80, the smallest non-bacteria belonging to the genus Mycoplasma। बहुत आसान था, अल्फा इज द आंसर, माइकोप्लाज्मा, और फिर इसी वजह से बीटा चार्ली डेल्टा इसका आंसर नहीं हो सकते। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, जो कि अगले पेज पर है, तो मैं आपको अगले पेज पे लिए चलता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 81 थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन ये लिखा हुआ है मिजेंट्रिक वेन्स। तो मिजेंट्रिक वेन्स ड्रेन द ब्लड फ्रॉम, तो ये कहाँ से ब्लड को रिसीव करती हैं? क्या लीवर से, या लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, या गाल ब्लैडर? ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। मिजेंट्रिक वेन्स का ताल्लुक वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से है, लेकिन अगर इन केस इनमें से बेस्ट ऑप्शन पे जाना है तो इंटेस्टाइन के एरिया पे जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, स्पेशली कोलॉन एरिया, सीकम एरिया, ये वहां से ब्लड को ड्रेन करती है, ब्लड को वहां से लेती है, और फिर ये चली जाती है नेक्स्ट वर्ड, जो आप लोग को मालूम के लीवर की तरफ, जो हेपेटिक पोर्टल वेन है उसका, वो ब्लड सबका लेकर लीवर की तरफ जाती है। तो इसका आंसर है जी लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 82, द सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट्स इज प्रेजेंट। तो उसकी लोकेशन आपसे पूछी गई, क्या ये आउटर टू प्राइमरी वॉल है? नो, इनर टू प्राइमरी वॉल है। अब बीटा ऑप्शन पे लिखा हुआ है इन बिटवीन 2 प्राइमरी सेल वॉल्स, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वहां पर क्या होता है? मिडल लमेला होता है। नेक्स्ट चार्ली पे लिखा हुआ है बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस दैट इज द आंसर, बिकॉज ये इनर जो है वो इनर साइड टू द प्राइमरी वॉल होती है, और वो आउटसाइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एरिया बनता है, तो इसलिए ये उन दोनों के फिर दरमियान में होती है, और इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं। तो इसका आंसर था चार्ली। 83, which distinguishes prokaryotic cell wall from the fungal cell wall। तो कंपोजिशन का डिफरेंस पूछा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, बल्कि क्या होता है? बीटा ऑप्शन इज द आंसर, पेप्टाइडोग्लाइकन, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फंगल सेल वॉल एंड प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। और आगे जो लिखा हुआ है क्यूटिन सिलिका, ये प्लांट सेल से रिलेटेड बात होती है, इसका कोई ताल्लुक बैक्टीरिया के सेल से या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से नहीं होता। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन 84 था जी, पॉलिनेशन से रिलेटेड। पॉलिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय, कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, दे हेल्प इन पॉलिनेशन, बिकॉज उनका जो कलर होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से इसका ताल्लुक क्रोमोप्लास्ट से होता है, बीटा ऑप्शन। 85, टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, और ये वैक्यूल को किससे सेपरेट करती है? साइटोप्लाज्म से। तो इसलिए इसका आंसर अल्फा, वैक्यूल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं, वैक्यूल एंड स्ट्रोमा भी नहीं। तो डेल्टा इज द ऑप्शन, इज द आंसर, वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। 86, ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये जरा सोच के आंसर देना है, क्योंकि हमें ट्रिपलेट्स पूछे गए हैं, तो इसलिए आप पहले ऑप्शंस देखेंगे, फिर इसके बाद आंसर देंगे। तो अगर तो सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स लिखा होता तो फिर वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, हर एक में 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, इसलिए एक में आपको 27 मिलते हैं। लेकिन अभी हमारा आंसर क्योंकि ट्रिपलेट से रिलेटेड है, तो आंसर इज अ चार्ली, 9 ट्रिपलेट्स आर प्रेजेंट इन ईच सेंट्रियोल। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत आसान था, क्रिस्टी, और ये थोड़ा सा ना क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है सिस्टर्नी और क्रिस्टी, तो आप ज़हन में रख लेंगे क्रिस्टी इज रिलेटेड टू द इनफोल्डिंग्स एंड सिस्टर्नी आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एज वेल एज द गोल्जी सैक्स, उनको सिस्टर्नी बोलते हैं। आंसर इज द बीटा ऑप्शन, क्रिस्टी। नेक्स्ट वन 88, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए पास्ट पेपर को जरूर देखा करें। तो देखें कुछ क्वेश्चंस उसमें से भी आए हुए हैं। तो क्या ये एम्बेडेड का मतलब जो इनसाइड होता है, अंदर की तरफ होता है, वो होता है हाइड्रोफोबिक रीजन, जो आउटसाइड होता है वो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? अल्फा, हाइड्रोफोबिक रीजन इज द रीजन which is embedded inside। Next 89, select the one which is not a function of smooth endoplasmic reticulum। तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में भी इन्वॉल्व है, अल्फा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। आपसे पूछा गया कौन सा फंक्शन नहीं है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स भी करती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जारी बात है कि जब ये ट्रांसपोर्ट करती हैं मटेरियल को तो उसमें लिपिड्स भी होते हैं, उसमें किसी हद तक प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, बट वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर।
प्रोसेसिंग ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ये किसका फंक्शन है, ये गोल्जी ऑपरेटर्स का एक्चुअली फंक्शन है। सो प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। अगले पेज पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 890 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 की स्टेटमेंट क्योंकि मिसिंग है, ये कटा हुआ है यहाँ से पेज, तो प्रॉपरली इसमें पढ़ा नहीं जा रहा, तो लेकिन बहरहाल अभी हम सिर्फ आइडिया से इसका आंसर लेंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पूरी हो तो हम प्रॉपर आंसर ले सकते हैं। लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स डैश, उसके बाद कुछ मिसिंग है, और फिर लिखा हुआ है जी टेक्स प्लेस बाय द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो मेरे ख्याल से इसमें चार्ज पोर्स आंसर हो सकता है, क्योंकि इसके पास ही कंटेनिंग चार्ज पोर्स होते हैं, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि अभी इसकी स्टेटमेंट क्योंकि क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं इसका को प्रॉपर आंसर अभी नहीं कहूंगा कि ये फाइनल है। सो मे भी हो सकता है कि ये, क्योंकि स्टेटमेंट मेरे पास पूरी आ गई इन केस, तो मैं किसी और वीडियो में आपको इंशाल्लाह इसका सही आंसर भी कंफर्म आंसर बता दूंगा। सो हम चलते हैं 91 की तरफ। डैश आर स्फेरिकल सैक्स सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो जैसे ही हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, फौरन से हमारे माइंड में चार्ली ऑप्शन लाइसोसोम्स का नेम आता है, तो दैट इज द आंसर, जिनको हम स्प्लिटिंग बॉडी भी इसी वजह से कहते हैं। 92 मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ममेरियन सेल। तो गौर से स्टेटमेंट पढ़नी है, इनऑर्गेनिक नहीं पूछा गया, ऑर्गेनिक पूछा गया है, तो इसलिए अल्फा आंसर नहीं होगा। वाटर इज मोस्ट अबंडेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से ही हम डेल्टा ऑप्शन पे जाएंगे। प्रोटीन्स विच यू नो कि 50% ऑफ द ड्राई वेट, तो ये 18% होती है ममेरियन सेल्स में टोटल सेल वेट का, और वैसे 50% होती है ड्राई वेट का। तो हम चले जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। Okay, question number 93. Thermal stability of organism in the environment is because of which characteristics of water? You know कि ये जो heat capacity है, especially specific heat capacity, इसकी वजह से हम water को थर्मो स्टेबल, यानी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है उसमें हम इसको बेसिकली जो स्टेबलाइजर होता है, यानी कि टेम्परेचर स्टेबलाइजर, उसका ये रोल प्ले करता है अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो इसलिए इन चार ऑप्शंस में से हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बीटा ऑप्शन, हीट कैपेसिटी। 94 CH बॉन्ड्स इन लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट। यू नो कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंपेयर करते हैं लिपिड्स को, और कहते हैं कि लिपिड्स प्रोड्यूस द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसकी दो रीजंस बताई जाती हैं। एक ये CH बॉन्ड्स का ज्यादा होना, और दूसरा ऑक्सीजन का कम होना। तो दैट्स व्हाई आंसर इज द बीटा ऑप्शन, प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी। एंड लास्ट क्वेश्चन जो बायोलॉजी के पोर्शन में से पूछा गया, सो बहुत आसान था, ये आपके सामने नजर आ रहा है, तो आखिरी क्वेश्चन भी बड़ा आसान है कि दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। और मोनोसेक्राइड्स आर द स्वीटेस्ट अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। जो डाइसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स, ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और पॉलीसेक्राइड टेस्टलेस होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा। सो उम्मीद है आप लोगों को काफी बातें क्लियर हुई होंगी। तो बिफोर एमडी कैट ये आप लोग जरूर शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी फायदा हो, उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और दुआ है कि इसी तरह का कोई आसान सा पेपर आपको आए, जो कि आप आसानी से कर सकें, और उसमें आप लोगों के आंसर ज्यादा गलत ना हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बात होगी। अल्लाह हाफिज।